जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 अप्रैल और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू में से, इसमें टीबी के रिगार्डिंग बात करी गई है, जो लिंक है बिटवीन टीबी एंड मैल न्यूट्रिशन। अच्छा आर्टिकल है ये गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन GS2 का पार्ट बन जाता है। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन में से, यहाँ पे बात हो रही है एग्री स्टार्टअप से रिलेटेड। तो ये जो आर्टिकल है ये हमारे इंडियन एग्रीकल्चर GS3 का पार्ट बन जाता है। और अंत में हम बात करेंगे इंडियाज ऑयल इकोनॉमी के रिगार्डिंग। ये जो आर्टिकल है फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है, GS3 का कंपोनेंट है और ये भी बिजनेस लाइन में आया है। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि कल हमारा हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैराथन सेशन है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो चंडीगढ़ वालों, पंचकुला वालों, मोहाली वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चंडीगढ़ के आसपास कहीं रहते हैं, तो दोस्तों ये हमारा एड्रेस है, हमारा ऑफिस मोहाली में है। तो आप ये सेशन यहाँ पे भी आके अटेंड कर सकते हैं। 30 बच्चों की यहाँ पे लिमिट है, 30 जो बच्चे हैं वो ऑफलाइन सेशन अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे स्ट्रीम रहेगा कल पूरा दिन। तो अगर आपने इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। चलिए करते हैं आज की चर्चा शुरू। द फूड वैक्सीन एज राइट मोर सो फॉर टीबी पेशेंट्स, रिटन बाय KR एंटनी। बड़ा अच्छा आर्टिकल है दोस्तों। यहाँ पे बात करी गई है द रिलेशनशिप बिटवीन टीबी एंड मैल न्यूट्रिशन। देखिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी होती है। कोई भी बीमारी हो, देखिए बीमारी का कोई ना कोई हल तो होगा। बीमारी है तो दवाई भी है, इलाज भी है। अब देखिए, अब पैंडेमिक को ही देख लीजिए, कोविड की अगर हम बात करें, कोविड आया, आज विद इन 2 ईयर्स हम कितनी सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर चुके हैं। डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने दिन रात एक किया, इंडिया में नहीं विश्व भर में, कि कैसे जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सकता है ना। लेकिन अब यहां पे बात करेगी कि टीबी को लेके आप जितनी मर्जी दवाइयां बना लीजिए, जितने मर्जी ड्रग्स बना लीजिए, लेकिन एक फंडामेंटल बात जब तक पॉलिसी मेकर्स रियलाइज नहीं करेंगे, वो है हंगर का, मैल न्यूट्रिशन का, तब तक टीबी की जो लड़ाई है वो कामयाब नहीं हो पाएगी। तब तक जो हमारी लड़ाई टीबी के साथ है वो कामयाब नहीं हो पाएगी। देखिए, टीबी के लिए कोई ड्रग्स अवेलेबल नहीं थे अंटिल 1943 जब डिस्कवरी हुई स्ट्रेप्टोमाइसिन की। इवेंचुअली जो टीबी का मोर्टालिटी रेट था, खास करके अगर हम डेवलप्ड देशों की बात करें, विकसित देशों की बात करें, तो अगर इंग्लैंड की बात करें तो कहाँ मोर्टालिटी रेट 300 पीपल पर 1 लाख पॉपुलेशन था। ठीक है, अब वो बहुत कम हो चुका है। ठीक है, अब टीबी हैज लिटरली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द वेल ऑफ कंट्रीज, फ्रॉम द डेवलप्ड इकोनॉमीज। अब क्या हो रहा है, एक और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब दवाइयां तो और बन रही हैं टीबी को लेके, और नए नए ड्रग्स बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल रिफैम्पिसिन की बात करें, इथाम्ब्यूटोल की बात करें। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना आ चुका है जिसको हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, यानी कि बीमारी है, अब उसके लिए दवाइयां भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो दवाई लेने के बाद भी बीमारी का हल नहीं निकल रहा, बीमारी सॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस की बात करें, यानी कि टीबी जो है, टीबी रेजिस्टेंस दिखा रहा है इतनी सारी दवाइयों को, इतने सारे ड्रग्स को। तो सेंट्रल बात क्या है जो हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं? पहली बात तो ये आती है कि जो हमारी लड़ाई है विद अगेंस्ट टीबी, क्या ये पेशेंट सेंट्रिक है या ये बैक्टीरिया सेंट्रिक है? तो यहाँ पे इस एडिटोरियल में जो कॉलमनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये बैक्टीरिया टारगेटेड लड़ाई चल रही है, पेशेंट सेंट्रिक लड़ाई नहीं चल रही है। हम अननेसेसरली पेशेंट्स को, देखिए अब एक बात समझनी जरूरी भी है, जो वेल ऑफ कंट्रीज हैं वहां पे तो टीबी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुका है। जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वहां पे ये बीमारी अभी भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। और ये बीमारी गरीब देशों में किन लोगों को ज्यादा प्रेवलेंट है? गरीब लोगों को। अब जाहिर सी बात है, अब गरीब लोगों को आप टीका देते रहें, ड्रग्स देते रहें, तो कैसे उसका सोल्यूशन निकल जाएगा? बहुत सारे जो गरीब लोग थे उन्होंने ये टीके लेना, दवाई लेना बंद कर दिया था। उनको लगता था कि ये दवाई बहुत गर्म है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन एक जो सेंट्रल बात थी, जो उनको इतनी जो प्रॉब्लम हंगर की थी, मैल न्यूट्रिशन की थी, वो बात किसी ने एड्रेस नहीं कर पाया। ये बात जो है मैल न्यूट्रिशन की, हंगर की, ये बात इफेक्टिवली गवर्नमेंट इसको हाईलाइट नहीं कर पाई है। और इसका नतीजा क्या है? देखिए, अब आपको अब ऑब्वियसली अगर आपको टीबी है तो आप खांसेंगे, लोगों को भी इन्फेक्शन होगा। ठीक है, अब जितनी मर्जी आप दवाइयां ले लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी टीबी कंट्रोल के अंडर क्यों नहीं आ पा रहा? बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है जो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स मिस कर रहे हैं। अब न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड टीबी रिस्क की बात करें तो ये बात डॉक्टर JB मैकडोगल ने, जो WHO के थे, 1949 में कही थी, इतने साल पहले, कि जो न्यूट्रिशन है किसी इंडिविजुअल का, दैट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन द प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज। नाउ इट इज मोस्ट अनलाइकली कि जो टीबी, जो हम दवाई लेते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, कि ये चाहे आप वैक्सीनेशन ले लीजिए, चाहे आप ड्रग्स ले लीजिए, कि इसके साथ आप टीबी को कंट्रोल कर पाएंगे, ये बहुत अनलाइकली बात है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में।
जब तक जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, जब तक उसके ऊपर एम्फसाइज नहीं किया जाता, तब तक ये बात नहीं सॉल्व होने वाली। द फैक्ट इज कि 90% ऑफ द इंडियंस आर एक्सपोज टू टीबी, बट दैट टीबी, दैट बैक्टीरिया वो है हम सब के अंदर है, लेकिन दैट रिमेन्स डॉर्मेंट। क्यों? टिल द टाइम अगर आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, ठीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छा, अगर आपकी इम्यूनिटी आपका साथ दे रही है, तो वो डॉर्मेंट रहेगा बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, जब आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब टीबी आपको इन्फेक्ट करेगा तो आपकी इम्यूनिटी में वो क्षमता नहीं है कि वो उस बैक्टीरिया के साथ लड़ सके, तो डेफिनेटली अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तब आपको इन्फेक्शन होगा। आपको इन्फेक्शन होगा तो वो बहुत रैपिडली लोगों को भी इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस करके अगेन यहाँ पे फिर से बात ये आती है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो इंडिया हैज अराउंड अबाउट 2.8 मिलियन एक्टिव केसेस, ठीक है, और ये गरीब की बीमारी है, टीबी गरीब की बीमारी है। गरीब की अगर हम बात करें, पुअर पीपल की बात करें, तो दे आर 3 times लेस लाइकली टू गो फॉर द ट्रीटमेंट and 4 times less likely to complete their whole इलाज for the TB according to the WHO, जो ये बात WHO ने 2002 में कही थी। अब यहाँ पे एक स्टडी है, इन द पीरियड बिटवीन 2004 एंड 2009 लगभग 1700 पेशेंट्स को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया गया, जो ट्रीट किया गया था, जिनको टीबी की बीमारी थी। अब उसमें से ये फाइंडिंग्स आई, जो आदमी थे, मेन, दे हैड एन एवरेज बॉडी वेट ऑफ अराउंड अबाउट 42 kgs। 42 kgs क्या होता है, ठीक है, कितने वीक होंगे, एंड अ बॉडी मास इंडेक्स ऑफ 16, कम से कम 25 तो होना चाहिए, 23-24 तो होना चाहिए, लेकिन बॉडी मास इंडेक्स ऑफ 16। अब 2019 की जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट थी ना, दैट आइडेंटिफाइड मैल न्यूट्रिशन एज द सिंगल मोस्ट एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीबी। ये जो है मैल न्यूट्रिशन जो एक रिस्क फैक्टर बनता है, दिस इज फार मोर रिस्क, दिस इज, इसका जो रिस्क है मैल न्यूट्रिशन का, दैट इज फार मोर दैन ईदर if you're smoking or if you're abusing alcohol or even if you have diabetes, या अगर आपको HIV है, तो इन चारों कारणों से भी बढ़ के जो मेन कारण है, जो रिस्क फैक्टर बनता है, वो मैल न्यूट्रिशन का बनता है। यहां पे दोस्तों अंत में बात आती है सिंडेमिक्स की। सिंडेमिक क्या होता है? सिंडेमिक यानी कि एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर कॉन्करेंट और सीक्वेंशियल एपिडेमिक्स। तो यहां पे 2 एपिडेमिक्स जो कॉन्करेंट है, एक तो टीबी है और एक आपका मैल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो यहां पे बात करा गया कि टीबी और अंडर न्यूट्रिशन सिंडेमिक रिलेशन है दोनों के बीच में। अंडर न्यूट्रिशन एंड टीबी आर सिंडेमिक्स एंड द इनटेक ऑफ एडिक्वेट बैलेंस फूड स्पेशली बाय द पुअर दैट कैन वर्क एज अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीन टू प्रिवेंट द टीबी। तो यहां पे फूड वैक्सीन की बात करी गई है। अब ये फूड वैक्सीन अवेलेबल करना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, इजी भी है, यहां पे कोई पेटेंट राइट्स की भी बात नहीं आती है, ठीक है। अगर गरीबों को खाना हम प्रोवाइड करते हैं, चलो दवाई बनानी है, आपने ड्रग्स बनाने, वहां पे तो पेटेंट राइट्स की बात आ जाती है, कंपनीज एक दूसरे का लड़ पड़ती है कि भाई हमारा ड्रग है, हमारा इसमें सॉल्ट यूज किया गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन यहां पे तो बहुत इजीली प्रोवाइड किया जा सकता है। द फूड वैक्सीन, बहुत अच्छी लाइन मेरे को लगी एंड में, द फूड वैक्सीन इज अ गारंटेड राइट फॉर लाइफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल द सिटीजंस, मोर सो फॉर द टीबी पेशेंट्स। चलिए अगला आर्टिकल, हाउ टू कल्टिवेट एग्री स्टार्टअप्स। तो दोस्तों अगर हम एग्री स्टार्टअप्स की बात करें, देखिए अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज रूरल सेंट्रिक। अभी भी बहुत सारी जो हमारी आबादी है वो रूरल एरियाज में रहती है और हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। 60% से ज़्यादा जो हमारी आबादी है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी के लिए। अब हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन नहीं माना जाता, ठीक है। अब अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें, एग्री स्टार्टअप्स की बात करें, ठीक है, तो अगर हम स्टार्टअप कल्चर की वैसे बात करें तो स्टार्टअप कल्चर ज़्यादातर सर्विसेज सेक्टर में देखा जाता है, बिग डेटा, एड्यूटेक, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इनिशिएटिव्स एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन क्या अब जरूरत है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एग्री स्टार्टअप्स की बात करें? हम डिजिटाइजेशन की तो बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते ही हैं, तो क्यों ना वो इंडियन एग्रीकल्चर में भी हम उसको लूप इन करें। अब इट इज़ वेरी वेल एस्टैब्लिश कि इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है, प्रॉफिटेबल नहीं है। जितनी मर्जी हम बात करेंगे, हम डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम करेंगे बाय 2022, तो वो तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज इन्वॉल्व रहते हैं, जिसके कारण ये जो प्रोफेशन है, हालांकि बहुत एंटरप्रेन्योरियल प्रोफेशन है, लेकिन फिर भी इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, इस करके बहुत ही कम इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में या कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर से कोई रिलेटेड स्टार्टअप करने के लिए। ना हाउ टू एनकरेज एग्रीप्रेन्योर्स, है ना, एंटरप्रेन्योर्स और एग्रीप्रेन्योर्स, कि कैसे एग्री जो स्टार्टअप्स हैं वो और बढ़ सके। तो पहली बात यहाँ पे आती है सीड कैपिटल की। तो सीड कैपिटल सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है, सरकारी बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। दे कैन हैंड होल्ड द एग्री स्टार्टअप्स, ठीक है, बाय थ्रू इंस्टीट्यूशन सच एज द नाबार्ड, ठीक है। अब सितंबर 2020 में आरबीआई ने बैंक्स को यह आदेश दिया था कि अगर आप 50 करोड़ तक के लोन्स अगर एग्री स्टार्टअप्स को दे रहे हैं तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ही आएगा। तो गुड इनिशिएटिव। उसके अलावा अभी रिसेंटली
बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने फंड फॉर एग्री स्टार्टअप्स के बारे में मेंशन करा, तो दिस इज वेरी वेलकम मूव। अगला सुझाव यहां पे ये आया कि एक डेडिकेट एक्सचेंज बनाया जा सकता है फॉर दी एग्री स्टार्टअप्स। ठीक है, जैसे हमारा देखिए अब निफ्टी है, सेंसेक्स है, तो उसी तरह से एक डेडिकेटेड एक्सचेंज एग्री स्टार्टअप्स के लिए भी बनाया जा सकता है, जहां पे एग्री स्टार्टअप्स भी अपने आईपीओज निकाल सकते हैं, कैपिटल रेज कर सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में से, फॉरेन मार्केट में से। ठीक है, उसके बाद बात करें कैसे हम एफपीओज यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को फिर से रीइन्विगोरेट कर सकते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैन प्ले अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल इफ वी हैव टू एनकरेज द एग्री स्टार्टअप्स। ठीक है, दे विल एनहांस द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर। हाउ? बाय फॉस्टरिंग पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नो हाउ को स्प्रेड करना, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, है ना, यही चैलेंजेस है हमारे एग्रीकल्चर में। प्रोडक्टिविटी का एक बहुत मेजर चैलेंज है। ठीक है, कैसे जो इनपुट्स हैं, कैसे एक्सेसिबिलिटी है जो इनपुट्स की वो फार्मर्स को प्रोवाइड की जा सकती है, कैसे बेटर इनपुट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बात आती है फाइनेंशियल लिटरेसी की। अब आपने स्टार्टअप कर दिया, लेकिन स्टार्टअप के साथ आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत जरूरी है, आपको इन्वेस्टर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके साथ वो जो टेक्निकल जो लिंकेजेस हैं वो होने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स दे वुड बी वेरी सक्सेसफुल अगर उनके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी है, तो दे वुड बी वेरी सक्सेसफुल इन रेजिंग कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, इन टीमिंग अप विद एग्रीकल्चर रिसर्चर्स, टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है। देन अगर हम बात करें एंजल इन्वेस्टर्स की, वेंचर कैपिटलिस्ट की, प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स की, इनको अगर टैक्स इंसेंटिव सरकार के द्वारा दिए जाए, चलो कल को उन्होंने एग्री स्टार्टअप करा, कल को उनका मन करता है कि नहीं यार प्रॉफिट नहीं आ रहा है, इतना बिजनेस इतना काम नहीं करा, तो हम एग्जिट कर लेते हैं, तो जो भी उन्होंने कोई मुनाफा किया होगा, जो भी उनको कैपिटल गेन्स हुए होंगे, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े इन द फॉर्म ऑफ टैक्स इंसेंटिव अगर सरकार कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद एक सजेशन यहाँ पे आया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ बना रही हैं, रिसर्च कर रही हैं जो कि फार्मर फ्रेंडली हैं, लेकिन उन टेक्नोलॉजीज़ को अभी तक कैपिटलाइज नहीं किया गया, उन टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया गया। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि इन टेक्नोलॉजीज़ का जो एक्सेसिबिलिटी है वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में ये एक्सेसिबिलिटी दी जा सकती है, ये आइडियाज़ शेयर किए जा सकते हैं इस तरह के लोगों के साथ जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ स्टार्टअप्स लेके आना चाहते हैं, ताकि कैसे वो ये फार्म फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से बेटर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं फार्मर्स को। और लास्टली यहाँ पे सुझाव दिया गया कि इंश्योरेंस मैकेनिज्म का एक इंश्योरेंस मैकेनिज्म को डेवलप किया जा सकता है विच कैन डी रिस्क द जेन्युइन फेलियर्स ऑफ agri entrepreneurs. So this will obviously improve the risk appetite of the agri entrepreneurs. Now examples of agri startups की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक तो AgroStar की बात करी गई है, ये एक agri startup है। this offers an online marketplace for the farmers कि वो अपनी farm inputs buy कर सकते हैं। Besides that, उसके अलावा they also provide real time advice on management of their crops कि कैसे आप अपनी जो yield है वो बढ़ा सकते हैं, productivity कैसे आपकी बेहतर हो सकती है। उसी तरह से यहां पे बात करेगी निंजा कार्ट और वे कूल की। ठीक है, सो दे ऑफर B2B प्लेटफॉर्म्स, बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म्स टू कंट्रोल एंड टू एंड एग्रीकल्चर सप्लाई चेन्स। और इसी के साथ दिस ऑल्सो इनेबल्स द फार्मर्स के कैसे वो अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं थ्रू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। चलिए लास्ट आर्टिकल दोस्तों आज का, द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियाज ऑयल इकोनॉमी। देखिए अब व्हाट्स द फर्स्ट है ना, किस इतना मुद्दा क्यों बना हुआ है। अब रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, सिक्योरिटी एडवाइजर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया आ रहे हैं कि कैसे इंडिया को अपनी साइड पे ले सके, है ना। अभी रिसेंटली 2+2 मीटिंग भी हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में। अब यहां पे एक बात आती है, एस जयशंकर को किसी ने सवाल किया कि भाई आप तेल रशिया से क्यों मंगा रहे हैं, कोई पाप हो गया क्या अगर हम रशिया से तेल मंगा रहे हैं। ठीक है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो हम रशिया को यहाँ पे शाबाशी नहीं दे रहे हैं कि आप यूक्रेन के लोगों को मारिए, हम वहां पे शाबाशी वाली बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रशिया हमारा पुराना मित्र है, उनके साथ हमारी टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है, तो ये हमारी अब देखिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात आती है ना, हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है। ऐसे किसी के कहने पे हम अपनी दोस्ती किसी के साथ क्यों बिगाड़ेंगे। अब देखिए हम तेल कितना सारा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, कितनी सारी रिक्वायरमेंट रहती है तेल की। यहाँ पे तो इतने ज़्यादा रिजर्व्स नहीं है इंडिया में कि यहाँ पे हम उनको रिजर्व्स को टैप करके ऑयल प्रोड्यूस कर सकें, तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है इराक से, यूएई से, सऊदी से, ईरान से, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ एस जयशंकर ने बोला कि आप हमको इतना पाठ क्या सिखा रहे हो कि हम तेल रशिया से ना लें। जितना तेल यूरोपियन जो देश हैं जो दोपहर को जितना तेल वो दोपहर को 12 बजे तक लेते हैं, उतना तेल तो हम एक महीने तक नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी कि Jaishankar said that looking at the figures, probably our total purchases for the month would be very less than what Europe buys in one whole afternoon. ठीक है, तो हमको आप क्या बता रहे हैं। ठीक है, नाउ नीडलेस प्रेशर, तो इस तरह का प्रेशर क्रिएट करना कि चलो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं तो रूबल रुपी मैकेनिज्म है, ये है वो है,
तो हमारी मर्जी, देखिए हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, कोई बहुत ज़्यादा इंपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने, देखिए नेशनल इंटरेस्ट की बात है, अगर हम अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बिल्डअप कर रहे हैं ऑयल के, तो वो हमारे लिए बेटर है। अब इंडिया इतना सारा ऑयल कहाँ से इंपोर्ट करता है? इराक से, सऊदी से, नाइजीरिया से, अमेरिका से, यूएई से, ठीक है। इंडिया का जो ऑयल एंड गैस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, they had got approximately less than 1% of the total crude oil import from Russia in the year 2021-22 until January. तो इन द करंट सिचुएशन जहां पे तेल के दाम बहुत वोलेटाइल है, महंगाई बढ़ रही है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में बहुत वोलेटिलिटी बनी हुई है, तो देखिए हम इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो अगर उस सिचुएशन में अगर हम इंपोर्ट करते भी हैं ऑयल को, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अब अगर आंकड़े देखें तो लेस देन 1% ऑफ आर ऑयल नीड्स, मतलब जितना भी हम तेल मंगाते हैं, तो हम तो बहुत ही कम तेल मंगा रहे हैं रशिया से। तो अगर इतना है, तो इतना इंडिया के ऊपर प्रेशर क्यों डाला जा रहा है, ठीक है? इतना ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया रशिया को ज्यादा फेवर कर रहा है, अमेरिका को कम फेवर कर रहा है, ठीक है? लेकिन अब सवाल यहां पे एक और आता है कि अगर रशियन क्रूड ऑयल वाज अवेलेबल, व्हाई वर द इंडियन रिफाइनर्स नॉट इंपोर्टिंग इन बल्क फ्रॉम देयर? अब यहाँ पे ये सवाल भी आ जाता है, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक इश्यूज आ जाते हैं। देखिए रशिया ने तो कहा है कि कोई बात नहीं, जो भी लॉजिस्टिक, देखिए रशिया को मार्केट चाहिए आज के टाइम पे। अब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो रशिया मोस्टली जो अपना गैस है, अपना ऑयल है, अब रशिया इज ऑल्सो फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव मार्केट जहाँ पे वो इन चीज़ों को सेल कर सकता है। तो रशिया कह रहा है कि कोई बात नहीं, लॉजिस्टिक चैलेंजेस का मैं आई टेक केयर ऑफ इट, लॉजिस्टिक चैलेंजेस का वो काम देखा जा सकता है ना। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स, लॉजिस्टिक्स और पेमेंट की अगर हम बात करें, तो बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया वाज नॉट वेरी फेवरेबल फॉर द इंडियन रिफाइनर्स। देखिए मोस्टली जो रशियन क्रूड ऑयल है ना, वो एक्सपोर्ट किया जाता है, सेल किया जाता है थ्रू पाइपलाइन, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई पाइपलाइन का तो लिंक है नहीं है रशिया के साथ। तो हम जो तेल लेंगे रशिया से, वो कैसे लेंगे? थ्रू शिप लेंगे। अब जहाज से जो तेल आएगा, उसको 25 से 30 दिन लग जाएंगे यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। और हमारे जो हमारी परचेज होती है ऑयल की, वो बल्क में रहती है, ठीक है। तो ये लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे आता है। चलिए दोस्तों, जाने से पहले आपको एक जरूरी सूचना देना चाहते हैं। तो दोस्तों प्रीलिम्स पास में है, तो हमने एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स चलाया हुआ है। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के चलते अगर आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके एनरोल भी कर सकते हैं। और अगर आपने टेस्ट सीरीज लेनी है, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे 28 टोटल टेस्ट आपको मिलेंगे हमारी टेस्ट सीरीज में, ठीक है। इन 28 टेस्ट में से 12 आपके स्टैटिक टेस्ट रहेंगे, 2 आपके हाफ लेंथ रहेंगे, 9 आपके टेस्ट करंट अफेयर्स के रहेंगे और 5 फुल लेंथ के रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हैं, या अगर आप हमारे क्रैश कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं, टाइम बहुत कम रह गया प्रीलिम्स के लिए, तो आप जरूर दिए गए नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन और ले सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जाने से पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन, जो एक हमारा जो एक्सरसाइज रहती है कि एक जो प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, अब इसका क्या आंसर है, सही आंसर आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है ना। ये 2013 में आया था, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ये है, नेचुरल गैस अकर्स इन गोंडवाना बेड्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, मीका अकर्स इन अबंडेंस इन कोदरमा। तीसरा है, धारवार्स आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? जो भी ऑप्शन सही है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड अंत में क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम द एडिटोरियल। सो 2 क्वेश्चंस हैं, आपके पास ऑप्शन है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। गोल्स ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ टीबी इन इंडिया एंड ऑफ रिड्यूसिंग टीबी मोर्टेलिटी कैन नॉट बी रीच्ड विदाउट एड्रेसिंग अंडर न्यूट्रिशन। इसको कमेंट करिए 200 शब्दों में। और efforts should be made for promotion of agri startups, thereby ensuring food and nutritional security of the nation. elaborate करिए इसको 250 शब्दों में। चलिए सो दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही। मिलेंगे मंडे को और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।